मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी गांव का रहने वाला हूँ। ये जब मैं स्टार्टिंग में रोहतक में आई थी तो मैंने एक बार यहाँ पे चाय पिया और उसके बाद मतलब चाय की क्वालिटी इतनी अच्छी थी और रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल। तो ऐसा मन किया कि हर बार सर्दियों में यहीं आने का मन करता है। जब भी चाय पीने का मन करे बस बागड़ी का नाम ही दिमाग में आता है। छोटी सी शुरुआत से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। पहले सिटिंग भी बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ी है। जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है वो भी ऐसे नहीं कि काफ़ी 5 स्टार कुछ ऐसा बनाया हो, वो बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा यूज़ किया हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके साथ उन्होंने शुरुआत की है और जो एक एज अ एंटरप्रेन्योर जो सबसे बेस्ट है उनकी। इनको मैं तब से जानता हूँ जब ये यहाँ पे स्टॉल लगा के दूध बेचते थे इधर पार्क के पास। तो लड़के प्यालों में चाय पिया करो दोस्तों, कम से कम इस बहाने अपने देश की मिट्टी को चुनने का मौका मिलेगा। वो जो इस देश की जो मिट्टी है वो चुनने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है। लखपति हर कोई बनना चाहता है, हर कोई चाहता है उसका उद्यम शुरू हो, उसकी कंपनी शुरू हो, लेकिन नीचे से शुरुआत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। सबको लगता है कुछ बड़ा सा हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। यहाँ तक कि जो MBA करके आते हैं, जो मार्केटिंग के विशेषज्ञ होते हैं, वो भी चाहते हैं कोई बहुत बड़ा सा हो जाए। लेकिन इन्हीं बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नीचे शुरुआत करते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रदीप सौराण भाई से, जो कि बागड़ी मिल्क पार्लर नाम से एक ब्रांड बना चुके हैं। हमारी और आपकी मुलाकात करीब 5 साल पहले हुई थी। इस बीच में बहुत कुछ बदला है। तो स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में, और स्वागत है प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलता हूँ तो प्रेरणा मिलती है। प्रदीप भाई के बारे में 2 बातें मैं आपको बता दूँ। इन्होंने MBA किया, 8-10 साल तक करीब कॉर्पोरेट युग में नौकरी की, लेकिन फिर लौट के अपने चरखी दादरी जो हरियाणा में आ गए और अपने परंपरागत काम को जो है वो शुरू किया, जो था दूध बेचने का काम। उन्होंने दूध को गर्म करके बेचना किया। MBA, कॉर्पोरेट की नौकरी, अच्छा मोटा पैकेज, लेकिन जब लौट के आए तो कोई बड़ी कंपनी के बजाय उन्होंने छोटे शुरुआत की और गर्म दूध बेचना शुरू किया। कई मुश्किलें आई, कोरोना काल झेला, लॉकडाउन झेला, लेकिन आज जो उनका अपना ब्रांड है बागड़ी मिल्क पार्लर, वो शायद इसे कोई हो जो नहीं जानता हो, खासकर दिल्ली NCR हरियाणा। और जब मुश्किलें आई तो उन्होंने फिर नए नए तरीके अपनाए, जिसमें था मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, नए उत्पाद लेकर के आना और काफ़ी कुछ बदलाव किए। तो आज हम उन सबको जानेंगे। हमारी प्रदीप भाई की जो मुलाकात है वो आपके लिए इसलिए भी अहम होने वाली है कि अगर आप उद्यम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, स्टार्टअप लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो मुलाकात है ये बहुत अहम होने वाली है। प्रदीप भाई, जब हम पूसा में मिले थे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब हम पूसा मिले थे तो उस समय भी आपके अंदर उतना ही जोश था, और मुझे जब मैंने देखा था अच्छा MBA करके आए दूध बेचेंगे तो थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा था उस समय। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि आपने वो जो काम पकड़ा उसको यहाँ तक लेके आए। तो थोड़ा बागड़ी अपनी शुरुआत और अपने बारे में बताएं हमें दर्शकों को। अरविंद जी, जैसा कि आपने बताया, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी गांव का रहने वाला हूं। तो वहां से निकले तो ग्रेजुएशन की, उसके बाद MBA की। MBA करने के बाद कॉर्पोरेट में नौकरियां शुरू कर दी। तो हर आदमी की तरह मेरा भी सपना था कि मेरा पैकेज बढ़े, मेरा प्रमोशन हो। तो सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। जब आदमी सोचता नहीं इसके बाद कब 10 से 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 70 होंगे, 90 होंगे, तो उस दौरान कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि सुकून है। जो काम करते जा रहे थे, प्रमोशन के साथ जिम्मेवारियां बढ़ रही थी, भागदौड़ उतनी थी। तो वो मेरा छोटा भाई है धर्मेंद्र, तो उसने कहा कि सारे पढ़ लिख के निकल के चले जाते हो, इस किसान की कोई नहीं सोचता। तो वो बात हमेशा मन में थी। तो मैं लगभग 5 साल के बाद ही नौकरी छोड़ना चाहता था। उसके बाद 5 साल और निकल गया लगभग नौकरी छोड़ने के प्रोसेस में। तो एक दिन ऐसे ही इमोशनल मोमेंट होते हैं ये, जिसमें नौकरी छोड़ी जाती है। तो छोड़ने के बाद मैं देश के लगभग 24 राज्यों में घूमा कि खेती किसानी का क्या किया जा सकता है। क्योंकि मेरे मन में कॉर्पोरेट से एक चीज़ मैंने सीख ली थी कि जो भी काम करना है वो अपने हिसाब से नहीं करना, मार्केट के हिसाब से करना। मार्केट की क्या डिमांड है, इतना निश्चित हो गया था भाई के कहने से कि खेती बाड़ी से जुड़ा करना है। तो मेरा कंक्लूजन जो मैं निकाल पाया अपने जो सर्वे कह सकते हैं, जो यात्रा थी उससे, कि किसान 3 चीज़ बेच सकता है। या तो अनाज दाल जो किराना टाइप आइटम हो गए जो उसके खेत में पैदा है, या मीट अंडा पोल्ट्री से रिलेटेड, या तीसरा दूध का। तो मैंने अपनी दूध की दुनिया को चुना। दूध की दुनिया बहुत बड़ी है, और आप लोग तो खेती बाड़ी को इतना कवर कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि GDP में जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की GDP का है, उसमें जितना गाय भैंस के दूध का है उतना गेहूँ और धान का भी नहीं है। और हम गेहूँ धान के पीछे मरे जा रहे हैं।
कि भाई उसी के जाना है, उसी चीज़ के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। गेहूं, धान, गन्ना को मिला के जो योगदान है वो डेयरी सेक्टर का अपना अलग अकेले योगदान है, उसके बारे में उससे ज़्यादा इसका गाय का है। नमस्कार जी। तो गाय भैंस है, ये किसान के एटीएम है एक तरह से, सुबह शाम दूध देती हैं। तो अगर इनकी हम परवाह करें और इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें तो बहुत बेहतर हो सकता है। मैंने इसीलिए इसको चुना और इसका सर्वे किया। तो स्टार्टिंग जैसे कि आपने देखा बताया कि मैं पार्कों में गर्म दूध पिलाता था, मेरे पास एक ही कर्मचारी था, एक पार्क में मैं स्टॉल लगाता था, एक में वो लगाता था। तो कि एक बार सर्वे करेंगे। मेरा रोहतक में, मैं सोकालिस एरिया के लोगों के लिए बता दूं कि मेरी रिश्तेदारी भी थी, मेरी शादी भी रोहतक में हुई, मेरी और रिश्तेदारियां भी रोहतक में है, सिस्टर है। तो देख के कि ये नहीं था कि कभी भी लोग कह रहे थे कि सड़क पे बैठ के दूध बेचोगे। दिन में तो हम पार्कों में स्टॉल लगाते थे, एमबीए वाला जो है सड़क पे दूध बेच रहा है या बैठ के इतना पैकेट छोड़ के और ठीक ठाक सा करके जैसा था इसी शहर में पढ़े थे, जानकारी थी कि कैसे बैठोगे रोड के ऊपर। तो हम रोड के ऊपर, मेरा एक दोस्त है उसके मोबाइल का शोरूम है पावर हाउस पे, उसके आगे हमने जगह पे बैठने के लिए जगह ली कि वहाँ हम अपनी कैनोपी लगा लेते थे। सुबह शाम हम पार्कों में जाते थे, दिन में कॉर्पोरेट ऑफिस में दूध देते थे। उसी दौरान अच्छे लोग मिले, घर से ठीक नीयत से निकलते हैं तो मुझे शायद ही कोई ख़राब लोग बता पाऊँगा मैं 18 साल की जर्नी में। तो बातचीत की, देखा तो कहे सारे लोग दूध नहीं पियेंगे। फिर हमने खीर बनाई, खीर, हाँ गर्म खीर बनाई। इसे 17 दिसंबर 2018 की शुरुआत थी। तो इसके बाद गर्मियाँ आने लगी तो फिर हमने बादाम मिल्क और खीर ठंडा बनाया। उसकी रेसिपी के लिए कभी लखनऊ गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, हिट एंड ट्रायल था सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ें शुरू की। फिर ये विश्वास आया जब पूसा का मेला था जहाँ आपकी हमारी मुलाकात हुई, एक दो और जगह गए, ये कंसेप्ट चल सकता है। तो इसके बाद हमने जहाँ आज हम बैठे हैं फिक्स बिजनेस पैलेस लिया और बाकी टेम्परेरी 3 जगह हम लगाते रहते थे। तो ये इसके बाद और चैलेंजेज आए कि फिक्स बिजनेस पैलेस है, इसका रेंट निकालना, सारी चीज़ें हम करते रहे, अच्छा चलता रहा। हमने जगह ले ली तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा कि ये लगा कि अब आगे जाएंगे। उसी दौरान लॉकडाउन आ गया। तो उस लॉकडाउन के बाद के चैलेंजेस अपने अलग तरह के थे, जैसा आपने बताया। तो हमने जो प्रोडक्ट थे तो किसानों के हमने समूह बनाए यहाँ पे रोहतक के सराउंडिंग में, रुड़की, बालोद, डोब, 3 गाँव में। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो आप हम सब जानते हैं कि 1 से 1.5 घंटा तो गर्मियों में सर्दियों में और 35 से 40 मिनट सर्दियों में अगर उसको निकालते आपने गर्म या ठंडा नहीं किया तो ख़राब हो जाएगा। तो सराउंडिंग से दूध लेना था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अपने जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और प्राइवेट प्लेयर हैं, सारे दूध को 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवल कराते रहते हैं। तो उसमें तो अडल्ट्रेशन मस्ट हो जाता है। उनकी मजबूरी है, इतना घुमाएंगे तो अडल्ट्रेशन, क्योंकि अपना नुकसान वो करते नहीं। तो मैंने ये कि लोकल फटे नहीं, खराब नहीं हो, इसलिए कई बार मजबूरी में दूध में कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है। फिटकरी, सोडा, कुछ भी मिलाया जाता है ताकि वो फटे नहीं, बचे रहे, बच जाए। लेकिन जब आप अपने नज़दीक से चीज़ों को स्टोर करते हैं, ऐसा करते हैं, तो बड़ी कंपनियों बात नहीं, लेकिन छोटे स्तर पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप नज़दीक से दूध दो और उनको, हाँ, लोकल प्रोडक्शन, लोकल सोर्सिंग कह सकते हैं, लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन। वो हमने रोहतक से 10-12 किलोमीटर की रेंज में हमने फार्मर्स को अपने हिसाब से साथ जोड़ा। फिर उनको ट्रेन करवाया, डेयरी डेवलपमेंट से, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट से उनकी ट्रेनिंग करवाई और उनको इस तरह से ट्रेन किया कि किस तरह से न्यूट्रिशियस मिल्क पैदा किया जाए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आजकल फोर्टिफाइड मिल्क का कंसेप्ट आ रहा है, कह रहे हैं दूध में कैल्शियम नहीं है। अब दूध तो बेसिकली ज़मीन देती है, गाय भैंस उसका माध्यम है, जो खाएगी पिएगी वो दे देगी। तो अगर पशु के चारे में कैल्शियम नहीं है तो दूध में कहाँ से आएगा। तो हमने अपने फार्मर्स को ट्रेन किया कि न्यूट्रिशियस मिल्क पैदा करना है। फिर हमने हर 40 से 50 लीटर दूध के ऊपर एक किसान को रोजगार दिया। 2 रुपये लीटर उसको देते हैं जो दे के जाता है, क्योंकि अगर हमारा ही एक व्हीकल क्रैक करेगा तो वही दिक्कत हमें भी आएगी, क्यों दूध फटने का डर रहेगा। तो हमने उसको ग्राउंड रूट के ऊपर काम किया कि वो दूध टाइमली पहुंच पाए। ये डिफरेंस था कि लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन। और इस माध्यम में आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे पास फिलहाल 83 लोग फार्मर जुड़े हुए हैं। और हमारे लिए फार्मर एक चैनल पार्टनर है, मिल्क प्रोड्यूसर नहीं है। कोई भी कोऑपरेटिव प्राइवेट प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज वो जिस घर से दूध ले रहा है कल वहाँ से दूध ना आए, वो अगले पे चला जाता है। हमारे लिए वो चैनल पार्टनर है, हम उसकी वेलबींग के लिए कंसर्न, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं उनके माध्यम से उनके बच्चों की एजुकेशन या कोई और उनको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी भी देते हैं, ताकि उसका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े, उसकी भी वेलबींग हो। क्योंकि किसान की हम परवाह नहीं करेंगे तो किसान हमारी परवाह नहीं करेगा। हम किसान को दोस्त तो दे देते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद रिस्पेक्ट, रिवार्ड, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, तो वो उसको देते हैं। और इसलिए हम फार्मर्स की हर 3 महीने में कस्टमर के साथ मीटिंग करवाते हैं, ताकि लगे कि किससे दूध, कंज्यूमर को तो भरोसा हो जाए कि हु इज़ माई फार्मर, और कंज्यूमर से मिलके फार्मर को विश्वास हो कि मेरी भी कोई वैल्यू है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सबसे 2-3 चीज़ें कर लो कि सब लोग जानना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म में, यानी कि पैसे के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि क्या कैसे हुआ। तो मुझे थोड़ा जो आप पहले नौकरी मान कर रहे थे, फिर अभी जो आपको इतने साल हो गए हैं, अभी की जो कमाई इसमें की है, क्योंकि आदमी जानना चाहता है हम कहाँ तक पहुँचे। फिर हम आपकी मुश्किलों और जो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं उनके बारे में बात करते हैं।
देखिए, कमाई की असली कमाई तो मेरी अगर व्यक्तिगत माने तो मैं मानता हूँ आदमी से जुड़ाव और रात को सुकून की नींद आती है, वो सबसे बड़ी कमाई है। दिन भर मेहनत करते हैं। और दूसरी जो कमाई है कि मेरे माध्यम से जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे 31 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। नौकरी पे है यहाँ पे 17 लोग बागड़ी मिल्क पार्लर के ऊपर है। हाँ। बाकी जो हमारी डेयरी है जिससे हम घी बनाते हैं गाय भैंस का, तो 14 लोगों को वहाँ से रोजगार मिला हुआ है। 3-4 कुमार, तो टोटल मिला के हमारे पास 31 लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिला हुआ है। बाकी तो इनडायरेक्ट तो बहुत आपको पता है, सफाई वाले का भी है, शिविर वाला भी है, कुलट बना रहा है उसका भी है, पौधे का माली आता है, ठीक है, पैकेजिंग का सामान देता है। तो 31 लोगों को इस छोटे से उद्यम से डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। और जो किसान दूध दे के जाते हैं, तो 83 किसान वो हैं, उनमें से 50-60 किसान ही दूध दे पाते हैं रेगुलर। हमेशा दूध देने हाँ, रहता है। किसी के भैंस का कम हो जाएगा, ज़्यादा मैं हो यहाँ जाएगा। जब आया था कल दी भाई के जो बागड़ी मिल्क पार्लर रोहतक में है, तो 3 बजे करीब मैं आ गया था और शाम के 6-7 बजे रहे, तब मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि भीड़ थी, लोग आ रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा कि उसमें रोकूं। तो आज सुबह हमारी ये बात हो रही है, ये बताने के लिए काफ़ी कि आप अगर एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो फिर आपके यहाँ क्या होगा। यहाँ के यूथ, यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, आम लोग भी यहाँ पे लगातार है ना, कई सारे इन्होंने अपने रेंज बढ़ाई। और फिर आप देखो कुछ देर बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि लोग बैठने जगह नहीं रहेगी, लेकिन लोग आते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे। तो मतलब ये समझिए कारोबार फल फूल रहा है। जितना ये नौकरी में पा रहे हैं उससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं। चीज़ अलग अलग सेंटर खोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी दुनिया इसका पक्ष चार पक्ष भी है। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। कई बार आपको ऐसा लगे कि सब कुछ अच्छा नहीं है, और वहीं पे आपको धैर्य दिखाना होता है कि आप रुके रहें। तो प्रदीप भाई, जब दूध का काम, जब लॉकडाउन आया तो दूध काम नहीं हो पाया, जो आपका रेस्टोरेंट या जो सेंटर है उसके साथ भी काम हुआ, खीर मलाई खाने वाले लोग नहीं आ पाए। तो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो ये कि ऑनलाइन चीज़ों को बेचना शुरू किया, घर घर पहुंचाना शुरू किया, घी, तेल और शहद को। लेकिन वो सब कैसे हुआ, थोड़ा बताइए, कितनी बार आप डगमगाए? देखिए, जैसे लॉकडाउन लगा तो मैं उस दिन अपने गांव में था, तो दूध का तो 1 घंटे के अंदर अरेंजमेंट करना होता है जब निकलने के बाद, जैसा सबको पता है। तो तभी सोचना था, कुछ भी नहीं सोच रहा था, सारी चीज़ें क्या करेंगे जिन किसानों से दूध ले रहे हैं। तो मैंने अपने साथी कर्मचारियों से भी बात की, सबसे चीज़ करके कुछ नहीं निकल रहा था। एकदम से मेरे मन में आया कि हमारे घर में घी बनता है, भैंस का तो हम रखते ही थे रूटीन में, कि ये घी भी तो रखा रहता है। तो मैंने सभी को फ़ोन करके कहा कि इसका घी बना लीजिए आप। अच्छा, इससे पहले आप घी नहीं बेचते थे? ना, घी हम गाय का अपना घी बेचते थे। हाँ, हाँ। ठीक है, इस घी जो दूध लेते थे ना यहाँ में बागड़ी मिल्क पार्लर पे, बादाम मिल्क, खीर, लस्सी, चाय, ये सब बनाने के लिए, ये तो इससे कभी नहीं, तो बेचने वाला घी हम अपना बनाते थे। लेकिन जो दूध रेगुलर लेते हैं उसका भी तो होना चाहिए ना। अगर उनको भी हम छोड़ देंगे तो हमारे साथ दोबारा नहीं जुड़ेंगे। ये तो मैं सपने के साथ इसके आया था, तो मैंने कहा घी बना लीजिए। अब उनको तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे मन में तो सवाल थे कि रोजाना इतने घी का करूँगा क्या, कहाँ लेके जाऊँगा। तो सोच रहा, रोजाना बात तो कर्मचारियों से होती थी। मैंने कर्मचारियों को कहा, जी आपका रहना खाना एज इट इज़ रहेगा। उनको हमने उस दौरान 75% सैलरी दी, रहना खाना किराया सारे जारी थे। फिर मेरे मन में, क्योंकि दिन रात एक ही सवाल चलता है कि करेंगे क्या, रोजाना का बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में वो लोग भी पूछ रहे किसी को लेंगे नहीं लेंगे, उनके मन में भी सवाल आ जाता है किसानों के। तो उस टाइम पे एक तो हमारा स्केल छोटा था, मेरे पास उस टाइम पे 7 कर्मचारी थे और किसान थे लगभग 27 या 28। तो उनका रोजाना का जो घी का था, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 1 किलो घी बन जा रहा, मैं उसका करूँगा क्या। फिर हमने ये सोचा कि अपने जो साथी कर्मचारी थे उनसे बात की सबसे करके कि हम बेसन के लड्डू बनाएंगे, हम जलेबी बनाएंगे, इसमें हम घी का कंजम्पशन करेंगे। वो एकदम से नया कंसेप्ट भी था, डर भी लग रहा था कि कौन आएगा हमारे पास, हम तो दूध के हैं, कि कौन जलेबी खाने आएगा, कौन बेसन के लड्डू खाने आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमारे मन में विश्वास आया, हमने शुरू की और लोगों का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, शानदार रहा। इसके बाद और किसान आए हमारे पास लॉकडाउन के बाद, उन्हीं के माध्यम से कि जी हमारा भी दूध ले लो, क्योंकि उनको लगा कि कोई परवाह करने वाला है नहीं। तो सब कह रहे थे कि तुम्हारे वाला भी छोड़ जाएगा। तो हमने फिर मावा बर्फी की शुरुआत हुई सफल करके कि और किसानों को दूध को कहाँ हम कंजम्पशन करें। तो इसके बाद हमने मावा बर्फी जोड़ी कि बर्फी में ज़्यादा दूध का कंजम्पशन हो जाए। जो विलेज जा रही है, आपके जो बागड़ी मिल्क पार्लर की जो बनी हुई बर्फ़ी है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जा ही रही है। घी इनका तो जा ही रहा है, जो शक्कर होती है, गुड़ शक्कर वो भी जा ही रहा है। साथ में जो बर्फ़ी है वो कई देशों में जा रही है। मैंने दिखाया, कल पूरी लिस्ट दिखाई कि इन जगहों पे हम उसको वाया ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं। तो अभी कहाँ कहाँ भेज दिया उसको? ऐसे ही हमने इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड और ये जर्मनी,
ये तो मेरे याद है, जो मेरे को कह के लेके गए हैं लोग, या जिनसे कहा कि कोई हमारा आ रहा है उसको आप एयरपोर्ट पे दे दीजिए या वहाँ कुरियर पे दे दीजिए। तो मुझे है कि अगर कोई आदमी बगैर बताए मान लो ले जाता है किसी को कह दे, तो वो मैं जानता नहीं है। 6-7 देश तो ऐसे हैं जो मुझे याद है। अच्छा, ये कितने दिन तक खराब नहीं होती? क्योंकि भाई ये तो पेरिसेबल आइटम है। जो आपने बिल्कुल आप जानते हो, इसलिए आपका ये सवाल है, नहीं तो लोग इसको समझ नहीं हाँ, पाते। वो दिखाता हूँ मैं, वो है ये दूध का बना कोई भी प्रोडक्ट है तो वो पेरिसेबल दूध प्रोडक्ट है। तो बर्फ़ी है, ये 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो तापमान के ऊपर, कि जब तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो ख़राब होने का। तो ये जो बर्फ़ी हम कुरियर से भेजते हैं पूरे भारत में, ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक भेजते हैं। अच्छा, कुछ ही महीनों में। हाँ, इसके अलावा जो सराउंडिंग है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ 1 दिन की डिलीवरी है, यहाँ तो पूरे साल भेजते हैं। जो दूर के पार्ट्स हैं देश के, तो उनके में हम इन 4 महीनों में ही भेजते हैं ताकि तापमान मेंटेन रहे, ये ख़राब ना हो। इसकी शेल्फ लाइफ होती है जो वैसे तो बेस्ट होता है 3 से 4 दिन में कंज्यूम कर ले, लेकिन ठंड के मौसम में 1-2 दिन ज़्यादा भी से निकल जाते हैं। प्लस समय का है बिल्कुल। अच्छी बात तभी है, बाकी तो खाने को तो हाँ, उसके बाद बाकी करके उसका टेस्ट खराब, धीरे धीरे खराब। अगर से हमने अपने गाय भैंस का दूध निकाला घर पे भी और वो फ्रिज में भी रख दिया तो 4 दिन के बाद तो वही खराब हो जाएगा। बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन है तो भी प्रयोग करने लायक नहीं रहेगा। जब कोई अपना उद्यम शुरू करता है, मैंने न्यूज़ पोर्टली शुरू की तो 7-8 महीने की दौरान ही मुझे 2-3 बार सोचना पड़ा कि यार कहीं नौकरी कर लूँ क्या, कहीं काम मिल रहा है उसे कर लूँ क्या, कहीं ऑफर भी आया, कई बार इतना अच्छा ऑफर आता है लगता है मन ललचा जाता है क्या चलो कर ही लेते हैं। फिर क्योंकि जो सोचते हैं कई बार हो नहीं पाता है, और फिर इस कोरोना जैसी मुश्किलें आ गई या कुछ आर्थिक वो आया तो डगमगाता है आदमी। आप भी डगमगाए, आपने बताया हम लोग कल लंबी जी बात जी, की। बिल्कुल डगमगाए। सोच के कि रोज़ाना थे कि कहने को तो लॉकडाउन 2 महीने का था, लेकिन खाने पीने की चीज़ों के लिए लॉकडाउन 6 महीने का था। कस्टमर आ ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी नेसेसिटी में शामिल नहीं थी। तो बिजली का बिल भी नहीं निकल रहा था, ऊपर से कर्मचारियों की सैलरी तो लॉकडाउन में 75%, उसके बाद तो फुल सैलरी शुरू होगी। सारी चीज़ें तो हर दिन लॉस में जा रहे थे, विश्वास था। तो बीच में सोचा मैंने, मेरे भाई से भी बात की क्योंकि सपना तो साझा ही था, पूछ के कि क्या करें कैसे करें। तो इस दौरान घर वालों से भी पैसे लिए लगाने की, वो भी ख़त्म होते जा रहे थे कि और कितने लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा, अपने आप से कहा रात को कि बागड़ी मिल्क पार्लर चलेगा, मैं नौकरी कर लूँगा। सुबह उठ के मैंने मेरे भाई से बात की, तो बहुत इमोशनल मोमेंट होते हैं, ये आज भी मैं ये बात करते ही इमोशनल हो जाता हूँ। तो उसने कहा कि सपना हमारा है और आप जब यहाँ नहीं रहोगे, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखते हैं मेजॉरिटी, तो इसको संभालेगा कौन, और फिर आगे भी नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे बिल्कुल बैठ जाएगा। और कहीं और नौकरी करेंगे, उससे जितने पैसे लेंगे उसके लिए तो यहाँ दिमाग लगाओ कैसे निकालें। फिर हमने घी का शुरू किया ऑनलाइन। तब तक हम जो घी बेचते थे, शुरुआत की थी, वो यहीं पे बेचते थे। फिर हमने कहा कि घी बाहर भेजेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे। तो घी हो गया, शहद हो गया, सरसों का तेल हो गया। अब हम कुछ और चीज़ें, मसाले भी जोड़ने की प्लानिंग में थी। इस लॉकडाउन ने सो कॉल्ड कोविड का इम्पैक्ट था, इसने आगे बढ़ने नहीं दिया। हाँ, हर साल चैलेंज थे ही, लेकिन हमने इससे हमें एक विश्वास बढ़ा कि लोगों में एक्सेप्टेंस है तो कल कुछ और कर लेंगे। तो दौर मुझे लगता है कि आदमी जब एक सपने के साथ शुरू करता है तो वही सपना उसको पीछे मुड़ने से रोकता है। बाहर का कितना ही मोटिवेशन हो जो हम करते हैं ना, तो एक लेवल के बाद काम नहीं करते। उस लेवल के बाद जो काम करता है वो आपका वो सपना है, वो सोचता है कि मैं ये छोड़ के करूँगा तो इस सपने का क्या होगा, वही चीज़ रोकती है। आम बोलचाल की भाषा में तो मैं प्रदीप भाई कल बात कर रहे थे कि जैसे इन्होंने अपने को नौकरी नहीं करनी पड़ी, इनको इस बागड़ी मिल के सपने को पीछे नहीं छोड़ना पड़ा। आप तो सब कुछ अच्छा है, तो आप भी बागड़ी भी एक ब्रांड है, जहाँ जानोगे आपको मिलेगा, लोग जानते हैं। बागड़ी कैसे है वो बताऊंगा। पहले तो थोड़ा सा मैं 2 लाइन शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग कल बात करते थे न्यूज़ पोर्टली कैसे सर्वाइव करे, कैसे उसका आर्थिक तंत्र काम करेगा। तो मुझे कुछ बातें बता रहे थे, उनसे मुझे समझ में ये आया कि जैसे आपने किया कि जो आप काम कर रहे हो, जिसके जो आपका मेन काम है, आप उससे अलाइन काम जो है उनको पकड़ो और उनको साधन बनाओ। जैसे इन्होंने मिठाई और इन सब का काम को साथ में घी, सरसों का तेल, इनको जोड़ा और इनसे अपनी रनिंग कॉस्ट निकाली। वो 15-20 दिन, 25 दिन, 2 महीने निकलना शुरू हो गए और अभी वो इनके ये कमाई का अच्छा जरिया भी है, पूरे देश को जा भी रहा है। तो उन्होंने उस एलाइन को अपना काम नहीं छोड़ा, बल्कि उससे जुड़ा हुआ एक और काम पकड़ लिया। 8 घंटे वाली 12 घंटे में मेहनत को 16 घंटे में पहुँचाया है, लेकिन न सपना टूटा और आमदनी का जरिया भी बना। तो कई बार हमको इधर भी सोचना होता है जब हम उद्यमता में होते हैं। सर, एक बागड़ वाली भी बता दीजिए कि बागड़ क्या है। वो सोच रहे हैं कि बागड़ी कैसा नाम रख लिया। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ अभी हम रोहतक में बैठे हुए हैं जहाँ बागड़ी मिल्क पार्लर है। मैं 2004 में ग्रेजुएशन के लिए शहर में आया तो लोग बागड़ी कहते थे। अभी भी हम रहते हैं तो मेरा बेटा है लगभग 4.5-5 साल का होने वाला है, तो उसको भी लोग बागड़ी कहते हैं। तो कुछ लोग चिढ़ते हैं इस नाम से, मेजोरिटी है। मुझे अपने एरिया की पहचान थी, मुझे इससे कभी चिढ़ नहीं हुई। तो मैंने जब जानकारी निकाली, नेट से भी ढूंढा, पूछा, अपने मेरे पिताजी से पूछा, अध्यापक थे, कि ये इस एरिया को बागड़ क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा बागड़ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पानी कम है।
मैंने कहा एक है कहाँ से, फिर नेट से देखा थी दादरी से गुजरात तक फैला हुआ एरिया जहाँ पानी कम था, और वहीं से गाय और ऊँट की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इन दोनों को पानी कम चाहिए होता है। तो एक तो लोग कहते थे मेरे उससे मिल रहा था, दूसरा कंसेप्ट मिल रहा था, इसलिए मैंने नाम ही बागड़ी मिल्क पार्लर रख दिया, इसी को रजिस्टर्ड करा लिया। फिर वो आगे कहानी चल पड़ी। हाँ जी। तो अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कहने को, समझने को। और प्रदीप भाई से हमारी मुलाकातें इसलिए भी होती रही क्योंकि ये एक सपने के साथ जी रहे थे और कृषि से जुड़े हुए थे। इन्होंने युवाओं को इस दिशा में देने की जरूर प्रेरित किया। बहुत सारे लोग फिर डेयरी के सेक्टर में आए, जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें उन्होंने काम शुरू किया। और आप हरियाणा के वो चौथे किसान हैं जिनको ICR का अवार्ड मिला। अभी बहुत सारे अवार्ड तो सब दीवारों पर टंगे हुए हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ये ज़मीन से जुड़े रहे, खेती से, क्योंकि किसान थे, पिता टीचर थे, भाई अभी भी खेती करता है, उन सबको अलाइन जो है रोज़गार शुरू किए। और एक वो अच्छी बात ये भी रही कि उनको इस बात का इल्म था, पता था कि खेती में संभावना है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन करके नहीं है, तो इसीलिए वो आपने ये सबको किया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग देखते हैं, खासकर जो युवा हैं अपने गाँव घर के, खेती किसान का बेटा, इन सब उनके लिए कुछ टिप्स देंगे क्या आप, कोई भी कहीं का भी हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि खेती बाड़ी ना तो एक व्यवसाय है और ना ये एक आप कह सकते हैं कि परंपरागत व्यवसाय कह सकते हैं इसको, ना नया उद्यम। खेती बाड़ी एक जीवन पद्धति है, इसको हम करेंगे तो करते हुए, जैसे आप जाते हैं किसी भी देश के हिस्से में जाते हैं, बाढ़ में भी जाते हैं, वैसे जाते हैं, तो उस देख के हमें खुशी होती है खेती किसानी को देख के, क्योंकि वो एक जीवन पद्धति है, जो मैं जी रहा हूँ, आप जी रहा हो, कोई और जी रहा है। इस जीवन पद्धति को अपनाएंगे तो मैंने देखो 3 उद्देश्य के साथ बागड़ी मिल्क पार्लर शुरू किया था कि किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। तो छोटा सा उद्यम, जैसे मैंने बताया, आप देख रहे हैं कि इतने किसानों को मैं जोड़ चुका हूँ अपने साथ, तो उनकी आमदनी बढ़ रही है। 30-31 लोग मेरे पास प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए, इनको रोज़गार मिल रहा है, किसानों को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिल रही हैं। और मेरी पहली थ्योरी है कि प्योर फ्रेश हेल्थी देन टेस्टी, टेस्ट नंबर 4 पे लाएंगे। ये मैंने R&D से सीखा कि पशु सबसे कम बीमार होता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन के लिए खाता है, आदमी टेस्ट के लिए खाता है तो बीमार होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर ये चीज़ और तैयारी के साथ करें, जैसा मैंने बताया कि मैं घूमा, फिर आपसे भी मेरा लगभग 4.5 साल का जुड़ा हुआ, आप देखते हो कि हम चीज़ें साझा करते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे मैं कम से कम 50 लोगों को गिना सकता हूँ कि जिनसे मैं बात करता हूँ और जब भी ज़रूरत होती है उनसे मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगा कि अपना पूरी तैयारी के साथ शुरू करें, ये मेरा उनको सुझाव है, टिप्स ना होके। और एक लोगों की टीम बनाएं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो उचित मार्गदर्शन मिल सके, कि ये नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया, आप छोड़ लिया, आपने भाग लिया। वो लोग एक तरह से, जैसे बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो आप भी अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना सकते हैं, कंसल्टेंट नाम, कुछ भी नाम दे दो, ताकि वो लोग आपको बताएं कैसे आगे बढ़ना, क्या करना है, आपका स्थायित्व दिखे आपके फैसलों में और एक विजन होगा तो आगे बढ़ेंगे। और तैयारी के साथ शुरू करें। ज़्यादातर लोग हैं ना सपनों के साथ शुरू करते हैं, मैं उल्टा कहता हूँ कि तैयारी के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें तो टूटती हैं और फिर भागना पड़ता है। आपने न्यूज़ पोर्टल में देखा, मैंने यहाँ देखा कि वो सपने आते हैं। तो अगर हमने तैयारी के साथ शुरू किया कि इस फलक पे जाएंगे, तो उसने हमें रोका ना कि जहाँ हम जाना चाहते हैं, न्यूज़ पोर्टल को आप ले जाना चाहते हैं, मैं बागड़ी मिल्क पार्लर को, तो वो सपना था, उस सपने नहीं रोका ना, उस तैयारी के साथ। सपना और तैयारी एक साथ करेंगे। लोग सिर्फ सपना देखते हैं, तैयारी कम करते हैं। तो साथियों, हमारी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। प्रदीप भाई से फिर कभी मिलने आएंगे। कल तो बहुत कुछ खाया पिया यहाँ पे है, तो उसको हजम करना भी है, इसलिए मुझे आगे भी जाना है। आपके लिए 2 बातें हैं। अगर आप रोहतक के आसपास, हरियाणा के आसपास हैं, तो आप और कुछ अच्छा उत्पाद आप पैदा करते हैं अपने खेतों में या अपने उसमें, तो आप बागड़ी मिल्क पार्लर जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा देश किसी भी हिस्से में है, अगर आपको कुछ अच्छे उत्पाद चाहिए, जैसे कि घी है जो कि गिर गाय का है, गिर साहिवाल गाय का है, भैंस का भी यहाँ पे घी भी है, या कुछ तेल है या कुछ और सारे उत्पाद है, तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मंगाना, तो प्रदीप भाई अपना नंबर वगैरह साझा कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ वीडियो कोई चीज़ लोगों को अच्छी लगती है लेकिन संपर्क नहीं होता, इसलिए हमने अपनी न्यूज़ पोर्टल में कोशिश किया है कि संपर्क हर हाल में रहेंगे। और ये हमारी ब्रांडिंग का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो जब हम कुछ ब्रांडिंग करेंगे ना, जब हम कुछ पैसे लेके काम करेंगे, जहाँ से मिले तो मैं पक्का बताऊंगा। इसलिए ये मेरी हमारी न्यूज़ पोर्टल का एक प्रयास है कि जब भी हम किसी किसान, किसी व्यक्ति, किसी उद्यमी से मिलेंगे, उसके नंबर जरूर साझा करेंगे। प्रदीप भाई, ये जो चीज़ जो आपने बोल रही है ना, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये ही आपकी USP है, जो मैं हर बार देखता हूँ। गन्ने के किसान हो, कुछ किसान हो, 4 किसान मेरे से भी संपर्क करते हैं कि अरविंद जी का नंबर दीजिए। मैंने कहा अरविंद जी तो एक साल इतने कामों में लगे होते हैं, उनसे संपर्क करके क्या करोगे? जो सीखना है वो न्यूज़ पोर्टल पे जाइए, वो सीधा किसान का नंबर दे देते हैं। उनके पास तो ना तो मैं कोई इतनी जानकारी कोई इकट्ठा कर पाता आदमी, आपको जानकारी दे नहीं पाएंगे जो वो किसान दे पाएगा। तो मेरा नंबर है 9812195131
और वेबसाइट है जो बागड़ी मिल्क पार्लर की हमने इनिशियल लेवल पे बनाई है www.bagdimilk.com। तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे लिए कोई भी आदमी कस्टमर नहीं है जो मेरा प्रोडक्ट लेता है, चाहे वो शॉप पे आए चाहे ऑनलाइन मंगाए, मेरे लिए वो स्टेक होल्डर है, क्योंकि उसका पैसा स्टेक पे लगता है, हेल्थ स्टेक पे लगता है, समय लगता है। तो मैं इन तीनों चीज़ों की परवाह करता हूँ कि कंज्यूमर क्या है ना कि उसके हेल्थ की भी परवाह करता हूँ, उसके स्वास्थ्य और उसके पैसे की भी, उसके समय की भी। इन तीनों का रिटर्न मिलेगा तो वो लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहेगा। शुक्रिया प्रदीप भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा मुलाकात हो तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे आपके पार्लर खुले हो, हमको आप लोगों के सहयोग से सुकून से करेंगे, जो दूध, दही, करेंगे ना लस्सी और संतुष्टि खीर करेंगे। खाने को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।